सो CFAP 3 नाम ICAP ने रख के हमें दे दिया स्ट्रैटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्ट्रैटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, पहले इसका नाम होता था बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटजी, BMS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटजी। अब नाम क्या हो गया, SPM, स्ट्रैटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक हो गया। कितना कुछ चेंज आया है ऐसा सिलेबस में, हार्डली कोई 15%, हार्डली कोई 15%। पहले भी 20 चैप्टर थे, अभी 20 चैप्टर ही हैं। पहले भी 20 चैप्टर थे, अब भी 20 ही चैप्टर हैं। तो कोई इतना मेजर चेंज जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं आया। हाँ, क्या चेंज आया है हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। कुछ 2-3 छोटे छोटे एरियाज़ डिलीट हुए हैं, 2-3 छोटे छोटे एरिया डिलीट हुए हैं। हाँ, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी उसने क्या किया है, चैप्टर्स के नाम चेंज किए हैं, चैप्टर के अंदर से कंटेंट जो हैं वो शफल किए हैं। लाइक पहले कोई एक कंटेंट, एक टॉपिक किसी चैप्टर में था, सपोज 6 में था, तब उसको उठा के चैप्टर 12 में ठोक दिया। इस तरह से कुछ शफलिंग करके ICAP ने कोशिश किया ये शो करने की कि पेपर हमने चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा चेंज नहीं हुआ। हार्डली कोई 15% चेंज है। ठीक हो गया। सिलेबस के क्या एरियाज़ हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर एनालिसिस देखेंगे, कब कब क्या क्या चीज़ कितने % टेस्ट हुई। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पेपर का नाम है स्ट्रैटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्ट्रैटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के सिर्फ हमारे पास 2 चैप्टर हैं, टोटल 2 चैप्टर हैं। बाकी सारा का सारा काम क्या है, स्ट्रैटजी। क्या होती है स्ट्रैटजी, व्हाट इज स्ट्रैटजी, व्हाट इज स्ट्रैटजी, स्ट्रैटजी क्या होती है, स्ट्रैटजी क्या होती है, प्लानिंग। यह वो कहता है स्ट्रैटजी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। स्ट्रैटजी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। किस लिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, स्ट्रैटजी है। कि मैंने ये काम करना है, किस लिए, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो जो काम मीन एक्शन परफॉर्म करने हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन मीन पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे मीट होगा, वो जो आपका लाइन ऑफ एक्शन आपने डिफाइन कर लिया, मीन एक प्लान बना लिया, वो क्या है, स्ट्रैटजी है। ठीक हो गया। ये कहते हैं स्ट्रैटजी क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़। स्ट्रैटजी क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़, मीन जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसका सेट, किस लिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटजी का मतलब क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जो उसने अपना सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन किया है उसे हम क्या नाम देंगे, स्ट्रैटजी है। क्या कहला है कि क्या क्या करना है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, उस सेट ऑफ एक्टिविटीज, लाइन ऑफ एक्शन जिससे ऑब्जेक्टिव मीट होगा उसे क्या नाम देता है, स्ट्रैटजी का। ठीक हो गया। इसी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करें तो कहता है इट मस्ट अडॉप्ट, it must adopt its scope, resources and environmental changes in the long run. स्ट्रैटजी क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कहता है वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज आपने डिफाइन करना है, वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन करना है, इट मस्ट अडॉप्ट, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और क्या होना चाहिए, लॉन्ग रन में होना चाहिए। मीन जो भी स्ट्रैटजी बनानी है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। क्यों, बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं। तो जो स्ट्रैटजी बनानी है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। दूसरा कहता है जो भी स्ट्रैटजी बनानी है वो अकॉर्डिंग टू स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए। सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, तो अकॉर्डिंग टू स्कोप मीन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज होनी चाहिए जो उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने से रिलेटेड है। फजूल अननेसेसरी एक्टिविटीज उसके अंदर
नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज स्ट्रैटेजी क्या है, फजूल है। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। क्यों? बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू स्कोप, स्कोप मीन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए या बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफिक ही एक्टिविटीज होनी चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा वो कहता है जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी है क्या, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मीन हमने क्या क्या काम करना है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। मीन हमने किन किन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, क्या कहला है। तो इसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं और उनको कैसे यूज करना है। ये नहीं कि हमने स्ट्रैटेजी बना ली, हमने चांद पे जाना है और चांद पे जाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो क्या रियलिस्टिक है? नहीं। तो रियलिस्टिक होनी चाहिए मीन अकॉर्डिंग टू गिवन रिसोर्सेज होनी चाहिए, उनके अंदर डिफाइन होना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं और उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। जो अगर एक स्ट्रैटेजी बना ली उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो क्या वो स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्या उससे ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज मीन रियलिस्टिक होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। चौथा वो कहता है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस होनी चाहिए। एनवायरमेंट बोलते हैं इंडस्ट्री मार्केट को, इंडस्ट्री या मार्केट को। क्या आपने बिजनेस जिस इंडस्ट्री मार्केट में ऑपरेट करना है तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त उस इंडस्ट्री मार्केट को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनानी है। इंडस्ट्री मार्केट में किसको देखना है, अपने कस्टमर को देखना है, अपने कंपैटिटर को देखना है। क्यों? अगर उनको देखा ही नहीं आपने तो हो सकता है आप वो चीज़ें दे रहोगे जो कस्टमर चाहता ही नहीं है, या कंपैटिटर की निस्बत गंदी घटिया चीज़ें दे रहे होगे। क्या कहला है? तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव मीट हुआ? नहीं। तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपने क्या देखना है, एनवायरमेंटल चेंजेस मीन इंडस्ट्री मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं, कंपैटिटर क्या नया कर रहा है, आपने उससे अच्छा कैसे करना है, नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एनवायरमेंट को देखा ही नहीं तो कंपटीशन डील नहीं होगा, कंपैटिटर से गंदी स्ट्रैटेजी होगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी, नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो स्ट्रैटेजी आपकी क्या सक्सेसफुल होगी? नहीं, फेल हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मिनी पेपर हमें सिखाएगा कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हमने वो सेट ऑफ एक्टिविटीज कैसे डिफाइन करना है। तो थोड़ा सा हम सीख रहे हैं कि वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव उसके अंदर सारी की सारी वही एक्टिविटीज होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हैं, अननेसेसरी फजूल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज मीन रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसके अंदर मेंशन होना चाहिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल। ह्यूमन मीन बंदे, फिजिकल मीन एसेट्स, फाइनेंशियल मीन पैसा। अगर नहीं है तो स्ट्रैटेजी के अंदर मेंशन होना चाहिए कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज चलाने के लिए हमें रिसोर्सेज कहां से फिर एक्वायर करने हैं, वो भी अंदर मेंशन होना चाहिए। मीन रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली। चांद पे जाना है तो रिसोर्सेज होने चाहिए, फिर ही वो स्ट्रैटेजी काम करेगी और आपका ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ऐसी स्ट्रैटेजी का फिर फायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, कंपैटिटर, नई डेवलपमेंट्स को देखते हुए बनानी है और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो क्या सीखा हमने, स्ट्रैटेजी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज मीन रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस मीन बाय कंसीडरिंग कंपैटिटर, कस्टमर एंड न्यू डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। यहां तक बात समझ आती है। सो स्ट्रैटेजी को हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि स्ट्रैटेजी है क्या, पेपर स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसमें स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है और स्ट्रैटेजी की हमने थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं जी एक टॉपिक डिस्कस करने जिसका नाम है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। एक बिजनेस में को 3 लेवल पे स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की जाती है।
एक को नाम दिया जाता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, एक है बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक है फंक्शनल स्ट्रैटेजी, और एक है नेटवर्क लेवल स्ट्रैटेजी। हमारी बुक कहती है कि 3 लेवल्स हैं स्ट्रैटेजी के, लेकिन कुछ राइटर्स कहते हैं कि नहीं, एक चौथा लेवल भी है जिसे नेटवर्क स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। क्या हैं ये लेवल? इनको डिस्कस करने के लिए कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वर्जन ग्रुप। नाम सुना है वर्जन ग्रुप का? वर्जन ग्रुप एक यूके की ब्रिटिश मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो किसी एक इंडस्ट्री में नहीं, एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। मीन वर्जन ग्रुप क्या है? डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। क्या है? डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। मीन ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हो, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, क्या? डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। मीन फैली हुई है एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में। वर्ड सीख रहे हैं, ठीक हो गया? क्यों? आंसर देने के लिए हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स भी एग्जामिनर को लिख के देने हैं, अच्छे वर्ड्स लिख के देने, तो हम सीख रहे हैं। सो वर्जन ग्रुप क्या है? डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्री। मीन किसी एक इंडस्ट्री में नहीं, लाइक नेस्ले एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, लाइक पैकेजेस एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। क्या ख्याल है? वर्जन ग्रुप की बात करें तो वर्जन ग्रुप जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रही है। मीन लाइक PIA, एमरेट्स, वर्जन एयरलाइन भी बाहर के कंट्रीज में चलती हैं। वर्जन ग्रुप की बात करें तो वर्जन ग्रुप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रही है। मीन वर्जन बैंक के नाम से बैंक में बाहर की कंट्री में। वर्जन ग्रुप की बात करें तो वर्जन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी डील कर रही है। मीन लाइक वारिद, PTCL, जियोफोन, टेलीकम्युनिकेशन में भी है। अभी 2 साल पहले UAE में भी ये आई है, वहाँ पे भी ऑपरेट कर रही है। वर्जन ग्रुप की बात करें तो ये रिटेल इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रही है। मीन लाइक हाइपरस्टार, मेट्रो टाइप रिटेल स्टोर भी हैं इसके। वर्जन ग्रुप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रही है। वर्जन ग्रुप की बात करें तो ये फिटनेस सेंटर इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रही है, लाइक शेप्स, वर्जन जिम, फिटनेस सेंटर भी हैं बाहर की कंट्री में। मीन किसी एक इंडस्ट्री में ऑपरेट नहीं कर रही, एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। मीन डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्री है। क्या कह रहा है? दिस मीन वर्जन ग्रुप का कोई एक हेडक्वार्टर होगा। क्या ख्याल है? और ये सारे क्या होंगे? वर्जन ग्रुप के बिजनेस यूनिट्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा इसका कोई एक हेडक्वार्टर होगा जो ये डिसाइड करता होगा कि मुझे किस इंडस्ट्री में एंटर होना है, किस इंडस्ट्री से एग्जिट लेना है, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड करनी है। कोई एक हेडक्वार्टर होगा। क्या ख्याल है? वो जो हेडक्वार्टर के डिसीजन है अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट, उसे हम नाम देंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का। डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। या यूं कहें कि ये सारी वर्जन ग्रुप की सब्सिडरीज हैं, तो इसकी कोई एक पेरेंट कंपनी होगी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है क्या? डिसीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी अबाउट हाउ टू मैनेज इट्स सब्सिडरीज, अबाउट हाउ टू मैनेज इट्स बिजनेस यूनिट्स या सब्सिडरीज। ये बात क्लियर होती है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है? डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट, या डिसीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी अबाउट हाउ टू मैनेज इट्स बिजनेस यूनिट आर सब्सिडरीज। ओके, अब ये सारे क्या हैं? वर्जन ग्रुप के बिजनेस यूनिट्स हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? इसका कंपटीशन होगा किसके साथ? एमिरेट्स के साथ, इतिहाद के साथ, कतर के एयरलाइन के साथ, मीन एयरलाइन कंपनी के साथ। इसका कंपटीशन होगा किसके साथ? बैंकों के साथ। क्या ख्याल है? वहाँ पे HBL ऑपरेट कर रहा है तो HBL के साथ भी इसका कंपटीशन होगा। और HBL बाहर के कंट्रीज में है, UK में भी है, UAE में भी है। ठीक हो गया? इसका कंपटीशन किसके साथ होगा? टेलीकम्युनिकेशन वाली बाकी कंपनीज के साथ। इसका कंपटीशन रिटेल वाले बड़े
स्टोर्स के साथ, कंपनी के साथ, क्या ख्याल है? तो इसके हर बिजनेस यूनिट की अपनी भी तो कोई स्ट्रैटेजी होगी ना, कि मुझे अपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन को कैसे डील करना है, क्या ख्याल है? तो ये जो एक बिजनेस यूनिट की स्ट्रैटेजी है अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसे क्या नाम देंगे? बिजनेस स्ट्रैटेजी का। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? डिसीजन ऑफ अ बिजनेस यूनिट, डिसीजन ऑफ अ बिजनेस यूनिट अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है? डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? डिसीजन ऑफ अ बिजनेस यूनिट अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यहां तक बातें समझ आती हैं? दो दिस मीन एक ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज है, उसकी तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होगी। और एक ऐसी कंपनी जो एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, लाइक राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, क्या इसकी कोई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होगी? इसकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट ही कहां से होगी? बिजनेस स्ट्रैटेजी से, डिसीजन अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये बात क्लियर होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है? क्या कहला है? डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होगी, क्यों? उसने डिसीजन लेना है मुझे किस इंडस्ट्री में एंटर होना है और कहां से एग्जिट करना है। और जो एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिजनेस से स्टार्ट होगी अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब ये जो इसके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, इनके कुछ डिपार्टमेंट्स भी होंगे। एयरलाइन का क्या होगा? अपना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अपना फाइनेंस होगा, अपना एचआर होगा। उस तरह से बैंकिंग का अपना एचआर होगा, अपना मार्केटिंग होगा, अपना फाइनेंस होगा। टेलीकम्युनिकेशन का अपना मार्केटिंग, अपना एचआर, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। रिटेल का अपना परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, एचआर होगा, फाइनेंस होगा। क्या ख्याल है? इसके मार्केटिंग ने ये देखना है कि मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री में मार्केटिंग कैसे करनी है। इसके मार्केटिंग ने ये देखना है कि मुझे टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग कैसे करनी है। क्या मार्केटिंग सेम है? नहीं, दोनों डिफरेंट नेचर की मार्केटिंग है। क्या ख्याल है? तो ये जो इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या है? इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजी है कि मुझे अपना फंक्शन बेस्ट वे में कैसे परफॉर्म करना है, इसे हम क्या नाम देंगे? फंक्शनल स्ट्रैटेजी का। डिसीजन ऑफ अ बिजनेस डिपार्टमेंट about how to perform its function properly. Decision of a business department about how to perform its function properly, उसे क्या नाम देंगे? Functional strategy का, which must be aligned with business strategy and corporate strategy. इनके जो भी डिसीजन है वो अलाइन होने चाहिए किसके साथ? बिजनेस स्ट्रैटेजी और हेडक्वार्टर मीन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ। क्यों? इनके ऑब्जेक्टिव तभी मीट होंगे जब ये काम ठीक करेंगे। अगर इनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है और बिजनेस स्ट्रैटेजी कुछ और है, तो क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं। इसलिए ये स्ट्रैटेजीज अलाइन होनी चाहिए किसके साथ? बिजनेस स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ। सो यहां तक ये तीन लेवल क्लियर होते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट। डिसीजन ऑफ द पेरेंट कंपनी अबाउट हाउ टू मैनेज बिजनेस यूनिट्स आर सब्सिडियरीज। बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिसीजन ऑफ अ बिजनेस यूनिट about how to deal with competition in its particular industry. And function strategy, decision of a business department about how to perform its function properly, which must be aligned with business strategy and corporate strategy. अब हमारी बुक के अकॉर्डिंगली ये तीन ही लेवल हैं, लेकिन कुछ राइटर कहते हैं कि नहीं, एक चौथा लेवल भी है स्ट्रैटेजी का, जिसे नाम दिया जाता है नेटवर्क स्ट्रैटेजी का या अलायंस का। है क्या ये स्ट्रैटेजी? कहता है ये स्ट्रैटेजी है किस चीज की? अबाउट रिलेशनशिप विद अदर्स, अबाउट रिलेशनशिप विद अदर्स, अबाउट कोऑपरेटिव स्पिरिट विद अदर्स। कहता है कि एक बिजनेस की सक्सेस या फेलियर में कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या कह रहा है? एक बिजनेस की सक्सेस या फेलियर में अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीन आपके स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सप्लायर का इंपॉर्टेंट रोल है, बैंक का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप होल सेलर हो, किसी के थ्रू चीज़ें बेचते हो, तो वो जो रिटेलर आपका कस्टमर है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कह रहा है?
इवन समटाइम आप क्राइसिस में होते हो तो कंपैक्टर भी आपको सर्वाइवल देते हैं। क्या कह रहा है? ऑडिट फर्म का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ऑडिट फर्म कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दे दे तो कंपनी डूब गई। आईटी फर्म्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कह रहा है? और दूसरों की सपोर्ट के थ्रू ही आपका बिजनेस चलेगा। अगर सपोर्ट बंद हो गई तो आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। क्या कह रहा है? तो इसलिए एक बिजनेस को क्या देखना है, स्ट्रैटेजी बनानी है अबाउट रिलेशनशिप विद अदर्स, कि मुझे दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, मुझे दूसरों के साथ कोऑपरेटिव स्पिरिट कैसे मेंटेन करना है। क्यों ये मेंटेन होगा, रिलेशन मेंटेन होंगे तो मेरा बिजनेस की सक्सेसफुल है, सारे ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे, वरना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होंगे। दो ये पार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी का ही है कि मुझे कंपटीशन को कैसे डील करना है, मुझे ऑब्जेक्टिव कैसे मीट करना है, लेकिन कुछ कंपनीज इसको इग्नोर कर जाती हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि ये इग्नोरेंस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसे एज ए सेपरेट लेवल कंसीडर करना चाहिए अबाउट रिलेशनशिप विद अदर्स या हाउ टू मेंटेन कोऑपरेटिव स्पिरिट विद अदर्स। क्यों? इसके बिना आपकी सारी की सारी प्लानिंग तबाह हो जाती है। आपके बिजनेस को सर्वाइवल देते हैं ये रिलेशनशिप या कोऑपरेटिव स्पिरिट। जब आप क्राइसिस में होते हो, कंपैक्टर भी समटाइम आपको सर्वाइवल दे रहे होते हैं अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा है तो। अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो फिर बुरे वक्त में आपको कोई भी साथ नहीं देगा, आप तबाह हो जाओगे। इसलिए इसे भी एज ए सेपरेट लेवल कंसीडर करना चाहिए। नेटवर्क स्ट्रैटेजी या अलायंसेस क्या है? स्ट्रैटेजी अबाउट डिसीजन अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप, मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, या हाउ टू मेंटेन कोऑपरेटिव स्पिरिट विद अदर्स। सो क्या आपने देखा, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज रियलिस्टिक होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट में इंडस्ट्री मार्केट कंपैक्टर कस्टमर डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के 3 लेवल हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी और नेटवर्क स्ट्रैटेजी। हमारा जो सिलेबस है एसपीएम, इसका अबाउट 80 to 90% जो है वो एरिया ये है बिजनेस स्ट्रैटेजी। एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कोई 5% एरिया ये है जो कहीं पे एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, और बाकी कोई 5% एरिया कुछ और है जो अभी हम आज कवर कर रहे हैं, कुछ बातें बाद में और होंगी। मीन 80 to 90% हमारा जो सिलेबस है वो क्या है? बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली, स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन हमने कवर कर ली, स्ट्रैटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली, और स्ट्रैटेजी की लेवल्स हमने कवर कर लिए। क्या ख्याल है? अब थोड़ा और आगे मूव होते हैं, कुछ और बातें करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एज कंटेंट, स्ट्रैटेजी एज कॉन्टेक्स्ट, and strategy as process. ये डायमेंशन का मतलब क्या था? डायमेंशंस, वेज, एंगल्स। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमें 3 वेज, 3 डायरेक्शंस को कवर करना चाहिए,
3 एंगल से स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए हमें? स्ट्रैटेजी एज कंटेंट। मीन बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है? व्हाट द स्ट्रैटेजी, कि अभी हमारी करंट स्ट्रैटेजी क्या है, पहले हमें वो देखना चाहिए। अगर करंट स्ट्रैटेजी है तो हमें नई बनाने की ज़रूरत ही क्यों है? उसमें क्या खामियां हैं वो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खामियां देखी नहीं तो हो सकता है नई स्ट्रैटेजी भी फिर थकड़ स्ट्रैटेजी पहले जैसी बना बैठोगे। इसलिए आपको क्या देखना है? कंटेंट। मीन व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, मीन करंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, उसमें क्या मसले हैं, हमें क्यों नई स्ट्रैटेजी में जाना पड़ रहा है। नई स्ट्रैटेजी हमने बनानी है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें वो देखना है। क्या हमारे पास अदर चॉइसेस अवेलेबल हैं, वो हमें देखनी है, ताकि हम देख सकें कि हमारे मसला ये आ रहा है जिस वजह से हमें नई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मसला रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी हमने ऑप्शंस देखनी है ताकि हम उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। क्यों? बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी, वरना ये भी फेल हो जाएगी। तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको क्या करना है? 3 डायरेक्शन से स्ट्रैटेजी को देखना है। पहले क्या देखना है? कंटेंट। मीन हमारी करंट स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें क्या मसले हैं, क्यों हमें नई स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ रहा है, मसला क्या है, और वो मसला रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या अदर ऑप्शंस, क्या हमारे पास चॉइसेस हैं, ताकि उनको इवैल्यूएट करके हम एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके। क्योंकि अगर आपने करंट स्ट्रैटेजी नहीं देखी, उसके मसले नहीं देखे, तो हो सकता है फिर नई स्ट्रैटेजी में भी वो मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। वो मसला रिजॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन चॉइसेस क्या है वो नहीं देखी, तो हो सकता है फिर आप बेस्ट ऑप्शन इग्नोर कर जाओगे और बाद में फिर दोबारा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी। इसलिए अभी आपको कंटेंट देखना है प्रॉपर्ली। आपको देखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? द एनवायरमेंट strategy has to deal with, the environment strategy has to deal with मीन्स स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको देखना है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बोले तो इंडस्ट्री मार्केट को जिसमें रहते हुए आपने ऑपरेट करना है, जिससे रिलेटेड आप स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो। मीन आपको देखना है कंपैटिटर को कि वो क्या कर रहा है, आपको उसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी है, और उसे बेस्ट तभी बना पाओगे जब आप उसे देखोगे, डिटेल में एनालाइज करोगे। आपने देखना है कस्टमर को वो क्या चाहता है एनवायरमेंट में, क्यों आपको स्ट्रैटेजी वो बनानी है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करे, फिर जाके आपका ऑब्जेक्टिव मीट होगा, कंपटीशन डील होगा। आपको देखना है नई डेवलपमेंट्स को मार्केट में क्या क्या फ्यूचर में आने जा रही हैं, ताकि आपने वो चीजें अभी से अडॉप्ट करनी है और अपने बिजनेस को वैसे लेके चलना है। अदरवाइज जब वो नई डेवलपमेंट्स आ जाएंगी तो फिर आपको नई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी। इसलिए इंडस्ट्री मार्केट को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनानी है, बगैर इंडस्ट्री मार्केट को देखे हुए स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको कंटेंट देखना है, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको इंडस्ट्री मार्केट एनवायरमेंट मीन कस्टमर को, कंपैटिटर को, डेवलपमेंट्स को भी देखना है। और तीसरा वो कहता है जी आपको क्या देखना है? स्ट्रैटेजी एज प्रोसेस मीन हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड, हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड, कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मुझे कैसे लेना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मुझे कैसे लेना है। आइदर आंखें बंद करके काम स्टार्ट करना है, जब मसला आएगा तो फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, या मसला आने से पहले मुझे प्लानिंग करके रूल्स डिफाइन करके चलना है ताकि मसला आए ही ना। और यहाँ से हमारे पास एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, अप्रोचेस टू स्ट्रैटेजी। मीन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की 2 अप्रोचेस हैं। मीन स्ट्रैटेजीज 2 तरह से बनाई जाती हैं। किसने डिफाइन की हैं? एक राइटर है मिर्ज़बर्ग, उसने डिफाइन की हैं। बल्कि 2 राइटर हैं, मिर्ज़बर्ग एंड वाटर्स। पानी नहीं, बंदे का नाम है वाटर्स। सो मिर्ज़बर्ग एंड वाटर कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन 2 तरह से लिए जाते हैं। मीन 2 अप्रोचेज हैं स्ट्रैटेजी मेकिंग के। मीन बिजनेस 2 तरह से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एक अप्रोच को नाम दिया जाता है डेलिब्रेट अप्रोच, और एक अप्रोच को नाम दिया जाता है एमर्जेंट अप्रोच। डेलिब्रेट एंड एमर्जेंट। डेलिब्रेट अप्रोच क्या है? वो कहता है जी ये प्रोएक्टिव अप्रोच है।
टॉप डाउन अप्रोच है, इंटेंडेड अप्रोच है। प्रोएक्टिव है, टॉप डाउन है, इंटेंडेड है, जबकि इमरजेंट क्या है? प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप, और इंटेंडेड नहीं, अनइंटेंडेड। ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। कंपनीज दो तरह से स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। प्रोएक्टिव बेसिस पे, मसला आने से पहले अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स डिफाइन करके चलती हैं, डेलिब्रेट। टॉप डाउन, टॉप मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्शन सेट करती है और नीचे कम्युनिकेट करती है। नीचे लोग स्ट्रैटेजी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है? टॉप मैनेजमेंट, और वो नीचे कम्युनिकेट करेगी। और इंटेंडेड मैनेजमेंट की मन मर्जी इसके अंदर पूरी शामिल है कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं, ये चीजें डेवलप करने जा रहे हैं। और क्या है? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन हेड ऑफिस से एक्सपर्ट माइंड मिल बैठ के डायरेक्शन देते हैं। नहीं, स्ट्रैटेजी मेकिंग एक और भी अप्रोच है, इसे इमरजेंट का नाम दिया जाता है। इमरजेंट क्या है? रिएक्टिव। मसला आने से पहले नहीं, जब मसला आया तो उसके बाद आप रिएक्ट करोगे, रूल्स डिफाइन करोगे कि आगे क्या करना है। टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप मीन नीचे से मसला ऊपर कम्युनिकेट किया जाएगा, फिर टॉप पे बैठे हुए लोग डिफाइन करेंगे क्या करना है। और अनइंटेंडेड है, इंटेंडेड नहीं है, मीन आपकी मन मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, मजबूरी की खातिर आपको बनाना पड़ रही है मसले के अगेंस्ट। और क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, मीन नीचे वाले लोग भी और टॉप मैनेजमेंट भी सब एक तरह का स्ट्रैटेजी मेकिंग में इन्वॉल्व है। सब डिसीजन ले रहे हैं, क्यों? ये मसला बता रहे हैं, फिर साथ कंसल्ट भी कर रहे हैं कि क्या क्या इसका हल होना चाहिए। अच्छी अप्रोच कौन सी है? डेलिब्रेट या इमरजेंट? डेलिब्रेट या इमरजेंट? डेलिब्रेट। इमरजेंट में मसला हो सकता है आपको इस काबिल ना छोड़े कि आप सोच सको, लेकिन कोई भी कंपनी प्योरली डेलिब्रेट या प्योरली इमरजेंट पे नहीं चलती, दोनों पे चलती हैं कंपनीज। एक कंपनी कहे कि मैंने सिर्फ डेलिब्रेट पे चलना है, इमरजेंट पे चलना ही नहीं है, तो बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? इंडस्ट्री में कोई नई चेंजेस आ रही हैं, कंपैरेटर कुछ नया ला रहा है, तो आपको रिएक्ट करना है, वरना आप फेल हो जाओगे। पेप्सी 65 की होगी है तो कोक भी आपको 65 की करनी है, रिएक्ट करना है, वरना फेल हो जाओगे। नहीं, मैं इमरजेंट पे चलूं, डेलिब्रेट पे नहीं चलूंगा, तो ये सीधा सीधा सुसाइड है। क्यों? वो मसले नहीं, अगर आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि आप उसके अगेंस्ट कुछ सोच सको, तो तबाही हो जाएगी। इसलिए कुछ चीज़ें आपको प्लान करके भी चलनी है, लेकिन साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि अगर इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना पड़े, कुछ चीज़ें चेंज करना पड़े अगेंस्ट न्यू डेवलपमेंट्स, तो आपने वो भी करनी है। सो स्ट्रैटेजी मेकिंग की दो अप्रोचेज हैं, डेलिब्रेट टॉप डाउन, प्रोएक्टिव इंटेंडेड सेंट्रलाइज्ड, और इमरजेंट रिएक्टिव बॉटम अप अनइंटेंडेड और डिसेंट्रलाइज्ड। वो कहते हैं जो डेलिब्रेट है इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, प्लान्ड एंड एंटरप्रेन्योरल। प्लान्ड एंड एंटरप्रेन्योरल। इमरजेंट के भी आगे दो टाइप्स हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड imposed। डेलिब्रेट, प्रोएक्टिव, टॉप डाउन, इंटेंडेड, सेंट्रलाइज की दो टाइप्स हैं, क्या? प्लान्ड और एंटरप्रेन्योरल। कहता है प्लान्ड एक कंपनी की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी होती हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरल एक सोल ट्रेडर की स्ट्रैटेजीज होती हैं। प्लान्ड एक कंपनी की स्ट्रैटेजीज हैं, एंटरप्रेन्योरल एक सोल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। और कहते हैं जो प्लान्ड स्ट्रैटेजीज हैं ये क्या होती हैं? फॉर्मल होती हैं, रैशनल होती हैं, रूल बेस्ड होती हैं, टेक्निक बेस्ड होती हैं। फॉर्मल, रैशनल, रूल बेस्ड एंड टेक्निक बेस्ड। वाइल ये एंटरप्रेन्योरल एक सोल ट्रेडर की, एक दुकानदार की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक सिंगल ऑनर बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी होती हैं, वो फॉर्मल नहीं, क्या होती हैं? इनफॉर्मल होती हैं। रैशनल नहीं, पर्सनल होती हैं, विजनरी होती हैं, रूल बेस्ड नहीं, रूल ब्रेकिंग होती हैं।
ये जो हैं ये रिस्क अवॉइडिंग होती हैं और ये रिस्क टेकिंग होती हैं। मीन एक कारपोरेट की, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? फॉर्मल मीन सब कुछ रूल्स लिखे होते हैं, राशनल लॉजिकल होती हैं, मीन कुछ एक्सपर्ट माइंड मिल बैठ के बनाती हैं टू अचीव एफिशिएंसी। रूल बेस्ड होती हैं, सब कुछ वहां पे सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है और रूल्स लिखे होते हैं, सबको ओबे करना होते हैं। टेक्निक बेस्ड मीन पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के वो रूल डिफाइन किए जाते हैं, किस लिए? ताकि फ्यूचर रिस्क को अवॉइड किया जा सके। लेकिन एक सोल ट्रेडर की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल होती है, मीन कहीं पे लिखी हुई नहीं होती, पर्सनल होती हैं, उसकी लोगों के साथ डिस्कस करके नहीं बनाता। विजनरी, उसकी अपना जो विजन है, मन मर्जियां जो हैं उसके अकॉर्डिंगली होती हैं, और रूल बेस नहीं, रूल ब्रेकिंग होती हैं। जब दिल करेगा दुकान खोलेगा, जब दिल करेगा बंद करेगा, कुछ भी चेंज कर देगा। और रिस्क टेकिंग होती हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न बेस्ड। क्या कह रहा? तो प्लान्ड, प्रोएक्टिव, टॉप डाउन, सेंट्रलाइज्ड, इंटेंडेड स्ट्रैटेजीज कंपनी की प्लान्ड होती हैं, और एक सोल ट्रेडर की क्या होती हैं? एंटरप्रेन्योरल। ये बात समझ आती है? एमरजेंट, रिएक्टिव, बॉटम अप, अनइंटेंडेड, डिसेंट्रलाइज की दो टाइप्स हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब क्या है? इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस मीन बिजनेस के बाहर की कुछ फोर्सेस ने इम्पोज किया है कि भाई अपने आप को चेंज करो। पेप्सी 65 की हो गया तो कोक के ऊपर इम्पोज हो गया है कि अपने आप को 65 का करो। यूफोन के पास 4G LTE आ गया है तो वारिद के ऊपर इम्पोज हो गया है कि आप भी 4G LTE लेके आओ वरना मार्केट से दफा दूर हो जाओ। ये क्या है? रिएक्टिव, बॉटम अप, अनइंटेंडेड मीन आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन मजबूरी में आपके ऊपर इंपोज है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना है, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। यह क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड क्या है? लर्निंग एंड अडॉप्शन बेस्ड, लर्निंग एंड अडॉप्शन, या ट्रायल एंड एरर बेस्ड। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कुछ भी प्लान करके डिफाइन करके नहीं चल रहा। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है कि जैसे जैसे हम मसलों से लर्न करते चले जाएंगे, अपने रूल्स डिफाइन करके अडॉप्ट करते चले जाएंगे। एक्टिव, ट्रायल एंड एरर बेस्ड, चलो ट्राई करते हैं, जब एरर आएगा मसला आएगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है। मीन पहले से प्लानिंग आपकी कुछ नहीं है, क्या? प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव। सो स्ट्रैटेजी मेकिंग की दो अप्रोचेज हैं अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग एंड वाटर्स, डेलिब्रेट एंड इमर्जेंट। डेलिब्रेट प्रोएक्टिव, टॉप डाउन, सेंट्रलाइज्ड और इंटेंडेड स्ट्रैटेजी अप्रोच है, जबकि इमर्जेंट, रिएक्टिव, बॉटम अप, डिसेंट्रलाइज्ड और अनइंटेंडेड अप्रोच है। डेलिब्रेट की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, प्लान्ड होती है या एंटरप्रेन्योरल होती है। प्लान्ड मीन एक कंपनी की होती है, एंटरप्रेन्योरल मीन एक सिंगल ऑनर बिजनेस या सोल ट्रेडर की होती है। और जो प्लान्ड स्ट्रैटेजीज होती हैं कंपनी की वो फॉर्मल होती हैं, लिखी होती हैं, रैशनल लॉजिकल होती हैं, क्यों? एक्सपर्ट माइंड मिल बैठ के बनाते हैं, रूल बेस्ड, सब कुछ सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेगा, और टेक्निक बेस्ड, वो रूल्स पास्ट मसलों से सीख के बनाए होते हैं ताकि फ्यूचर रिस्क को अवॉइड किया जा सके। एक सोल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी क्या होंगी? लिखी हुई नहीं, उसके दिमाग के अंदर, विजनरी, पर्सनल, मन मर्जी के ऊपर, रूल ब्रेकिंग, जब दिल करेगा कुछ भी चेंज कर देगा, फिक्स रूल नहीं है, और रिस्क टेकिंग, क्यों? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न के साथ होती है। इमर्जेंट की दो टाइप्स हैं, इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड मीन लर्निंग एंड अडॉप्शन के थ्रू आपने फ्यूचर अपना डिफाइन करना है, या ट्रायल एंड एरर की बेस पर कि मसला आएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। जी सर, क्वेश्चन मतलब उसके नीचे अगर एक दो हेल्पर हैं तो डिसाइड कौन कर रहा है? ऑनर डिसाइड करके नीचे डायरेक्शन दे रहा है। नीचे डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें नीचे डिपार्टमेंट है, कंपनी में नीचे डिपार्टमेंट है, इधर ऑनर है तो उसके नीचे एक दो हेल्पर होंगे। डेलिब्रेट तो नहीं ना होता? हाँ डेलिब्रेट है, अपनी मन मर्जी से कर रहा है, सब कुछ मन मर्जी से कर रहा है, चीजें डिफाइन भी करके चल रहा है। भाई कल से दुकान इतने बजे खुलेगी, ये नहीं कल देखूंगा मैं मार्केट में आके कस्टमर कितने बजे आ रहे हैं तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कितने बजे खोलूंगा। नहीं, रूल्स डिफाइन कर दिए
क्यों, हेल्पर उसके नीचे हैं जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को उसके साथ, तो उनको क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन पर्सनल किसी और के साथ डिस्कस करके नहीं, अपनी मन मर्जी से स्ट्रैटेजी बना रहा है। एक्सपर्ट है तो अच्छी होंगी, एक्सपर्ट नहीं है तो अच्छी भी नहीं होंगी। क्या कहला? सो सर हमने स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर लिया, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, स्ट्रैटेजी के कोई लेवल्स देख लिए, स्ट्रैटेजी की हमने डायमेंशंस देख ली। मीन स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कोई 3 डायरेक्शंस देखनी है, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और प्रोसेस। क्या इधर हमें प्लान्ड स्ट्रैटेजीज बनानी है या फिर अनप्लान्ड बनानी है, प्लान्ड बनानी है या फिर अनप्लान्ड बनानी है, क्या ख्याल है? और हमने क्या देख लिया सर, अप्रोचेस देख ली। अप्रोचेस, बस एक छोटा सा टॉपिक कवर करके खत्म करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग स्ट्रैटेजी मेकिंग की 2 अप्रोचेस हैं। अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग स्ट्रैटेजी मेकिंग की 2 अप्रोचेस हैं। एक और राइटर भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत ही मशहूर राइटर हैं जिनका नाम है JSW। बेसिकली 3 राइटर हैं जिन्होंने मिलके काफ़ी सारे मॉडल्स और थ्योरीज स्ट्रैटेजी पे, बिजनेस मैनेजमेंट पे लिखी हैं। JSW स्टैंड्स फॉर जॉनसन, स्कोल एंड वटिंगटन। जॉनसन, स्कोल एंड वटिंगटन। JSW कहते हैं कि स्ट्रैटेजी मेकिंग की 2 नहीं 3 अप्रोचेस हैं। अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग 2 अप्रोचेस हैं, डेलिब्रेट और इमर्जेंट। JSW कहता है नहीं, स्ट्रैटेजी मेकिंग की 2 नहीं 3 अप्रोचेस हैं। और वर्ड अप्रोचेस को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया वर्ड लेंस के साथ, कि स्ट्रैटेजी मेकिंग के क्या हैं, 3 लेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। 3 लेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। लेंसेज का मतलब क्या है, अप्रोचेस। क्या हैं वो 3 अप्रोचेस या 3 लेंसेज? एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस। लेंस गोल होते हैं, मेरे शायद थोड़े टेढ़े मेढ़े, आप अपने गोल कर लेना। एक पहला लेंस या पहली अप्रोच क्या है, डिजाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस एंड आइडियाज लेंस। आइडियाज लेंस। सो अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग स्ट्रैटेजी मेकिंग की 2 अप्रोचेस हैं, डेलिब्रेट और इमर्जेंट, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अकॉर्डिंग टू JSW स्ट्रैटेजी मेकिंग की 3 अप्रोचेस हैं, ये 3 लेंसेज हैं, डिजाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस एंड आइडियाज लेंस। कहते हैं डिजाइन लेंस क्या है? स्ट्रैटेजी मेकिंग की एक अप्रोच है, कौन सी? ये जो डेलिब्रेट और प्लान्ड है, ये सारी की सारी उठा के उसने बातें यहां पे कर दी कि स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोएक्टिव होती है, टॉप डाउन होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, इंटेंडेड होती है, फॉर्मल होती है, राशनल होती है, रूल बेस्ड होती है, टेक्निक बेस्ड होती है और रिस्क अवॉइडिंग होती है। कोई नई बात की? नहीं, वही सारा कॉपी पेस्ट। इसमें ये डिजाइन लेंस के ऊपर हम लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? एक्सपीरियंस लेंस क्या है? ये इमर्जेंट सारी की सारी, कि नहीं भाई स्ट्रैटेजी मेकिंग रिएक्टिव भी होती है, बॉटम अप, अनइंटेंडेड, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इंपोज बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, लर्निंग एंड अडॉप्शन बेस्ड, ट्रायल एंड एरर बेस्ड भी होती है। को नई बात की? नहीं, नई बात कहां पे की? आइडियाज लेंस में। आइडिया लेंस में वो क्या कहता है? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट आइडियाज। इनोवेशन, यूज ऑफ IT, रेवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट आइडियाज। कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट आइडियाज, कि अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा हो ना तो नए नए आइडियाज नहीं आते। हाँ, जब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो फिर नए नए आइडियाज आते हैं और कुछ नया करने की जरूरत पड़ती है। और वो जो नया करने की स्ट्रैटेजी है उसे क्या नाम दिया गया है? आइडियाज लेंस। मीन कॉम्प्लेक्सिटी मीन बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस सिचुएशन समटाइम इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि रूटीन से वो रिजॉल्व हो ही नहीं रही होती।
तो आपको कुछ नया करने की जरूरत पड़ती है। वो जो नया करने की जरूरत है, जिसमें आप इनोवेशन ला रहे हो, जिसमें आप यूज ऑफ आईटी को लेके आ रहे हो, जहां पे आप रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आ रहे हो, मेरी रूटीन से हट के बिल्कुल सब कुछ नया, उसे क्या नाम दिया जाएगा? आइडियाज लेंस का। मीन इधर आप क्या कर रहे हो? डिजाइन में आप अपनी प्लानिंग के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इंप्रूव करके चल रहे हो। क्या जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को ही आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हो। और इधर जो मार्केट में हो रहा है उसे कॉपी 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 कर रहे हो, उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन इधर जो आपने ना पहले कभी किया है, जो मार्केट में ना किसी और ने किया है, आप बिल्कुल एक नए आइडिया के साथ मार्केट को आके हिट करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना रहे हो, उसे क्या नाम दिया जाएगा? आइडियाज अप्रोच ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग। जिसकी बेस्ट एग्जांपल उबर क्या है? एक ऐप है। उबर बिजनेस है, पैसे कमा रहा है क्या? सिर्फ एक ऐप जिसके ऊपर पूरी दुनिया की आपने जो है वो ड्राइवर, पूरी दुनिया के आपने लोगों को जो है वो इकट्ठा कर लिया और पैसा कमीशन में कमाई जा रहे हो। है क्या? सिर्फ एक आइडिया कि एक ऐप बना के आपने लॉन्च कर दी, उसके ऊपर सारी दुनिया के कैब ड्राइवर इकट्ठे कर लिया आपने, कितने सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है पूरी दुनिया में, मिलियंस ऑफ लोगों को पूरी दुनिया में रोजगार दिया हुआ है। क्या ख्याल है? और सारी दुनिया ट्रैवलिंग के लिए भी उसे यूज कर रही है, जो ना मार्केट में पहले कभी एग्जिस्ट करता था, ना किसी और ने किया। क्या ख्याल है? करीम ने क्या किया? रिएक्ट किया, उसी आइडिया को कॉपी किया। कुछ नया दिया? नहीं। नया आइडिया किसने दिया था? उबर ने। क्या ख्याल है? तो स्ट्रैटेजी मेकिंग के अकॉर्डिंग टू मिर्जबर्ग दो अप्रोचेज हैं, डेलिब्रेट और इमर्जेंट, जबकि अकॉर्डिंग टू JSW तीन अप्रोचेज है। डेलिब्रेट, ये सिंगल ऑनर वाला छोड़ के कंपनी के हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। क्या ख्याल है? इमर्जेंट या फिर क्या है? टू डू समथिंग न्यू, स्ट्रैटेजी ऑफ इनोवेशन विद द यूज ऑफ IT टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी चेंज टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटीज इन बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस सिचुएशंस। तो सर हमने स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर लिया, स्ट्रैटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, स्ट्रैटेजी के लेवल्स हमने देख लिए, डायमेंशंस देख ली, अप्रोचेस देख ली, और हमने स्ट्रैटेजी के तीन लेंसेज देख लिए। क्या ख्याल है? लेंसेज भी क्या हैं? अप्रोचेस ही हैं। लेंसेज भी क्या हैं? अप्रोचेस ही हैं। ओहो, हम तो आज आए थे कि पता नहीं कोई इंट्रोडक्शन होगा, मास्टर ने तो आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि यूँ भी हो जाएगा। चलिए अब इंट्रोडक्शन भी खेलते हैं हम। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। मीन एक कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनानी है तो कैसे बनाएगी? या तो प्लानिंग करके चलेगी, नई प्लानिंग करके चलेगी, पुरानी भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चलेगी, कोई अपने 5 ईयर या एवरी ईयर के प्लान डिफाइन करेगी। लेकिन साथ मार्केट में अगर कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंपैक्टर कुछ नया लेके आ रहा है, कोई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट भी करना है। कोरोना आ गया है तो आपको कॉस्ट सेविंग के लिए अगेंस्ट रिएक्ट भी करना है। अपनी पहले प्लानिंग पे आप नहीं चल सकते। वो जो कोरोना में कॉस्ट कटिंग की स्ट्रैटेजीज है वो क्या है? रिएक्शन है। अदरवाइज आपकी प्लानिंग तो कुछ और चल रही थी, लेकिन उस प्लानिंग को तबाह करके रख दिया मार्केट के अंदर एक नई चीज़ ने आके, दुनिया को इनफैक्ट तबाह करके रख दिया। उसने सोच ही तबाह करके रख दी कि क्या आप प्लानिंग में लगे हुए हो, इधर आओ, आपको बताते हैं क्या प्लानिंग होती है। हाँ, क्या ख्याल है? हमारी ज़िंदगी में एक साल नहीं है ना, 2020 का साल हमारी ज़िंदगी में नहीं है ना। 21 तो चलो था, 2020 तो हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। क्या ख्याल है? उसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, ना हुआ कुछ, दुनिया ही बंद हो गई थी। अच्छा जी, इंट्रो कर लें। मेरा नाम ज़ियाउल हक, बस इतना काफ़ी है। बाकी आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो तो क्लास से पहले या क्लास के बाद मुझे करवा देना। हम सिलेबस की तरफ आते हैं। CFAP 3 स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमने टोटल 20 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, पहले चैप्टर के अंदर है। ठीक हो गया? 20 चैप्टर हैं, हमने कवर करने हैं मैक्सिमम 50 लेक्चर्स में, मैक्सिमम
50 लेक्चर्स में हमें 20 चैप्टर कवर करने हैं। पेपर को देखा जाए तो पेपर रटा बेस नहीं रहा। आज से 2 अटेम्प्ट पहले पेपर में आधा रटा आधा सिनेरियो टेस्ट होता था, लेकिन पिछली 2 अटेम्प्ट से एग्जामिनर ने चेंज कर दिया है पेपर का पैटर्न और टोटली सिनेरियो बेस्ड पेपर हो गया। सिनेरियो का मतलब क्या है? हमने इधर आके कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं, उसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सीख लिया, आप पेपर में वैसा क्वेश्चन आएगा तो लिख देंगे, कोई रटा शटा नहीं। मीन एक टॉपिक है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, उनका नॉलेज लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके सीखना है, ताकि पेपर में वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम अप्लाई कर बैठेंगे। ठीक हो गया? तो मेनली हमारा फोकस जो है वो रहेगा किस चीज़ के ऊपर? प्रैक्टिस 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 के ऊपर, जिसमें पिछले 5 साल के पास्ट पेपर हम कंप्लीट कवर करेंगे। पिछले 5 साल के पास्ट पेपर कंप्लीट कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन ACCA ICW से भी कवर करेंगे। मीन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके पास्ट पेपर में अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्या ख्याल है? तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन और टेस्ट हो सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम ACCA ICW से भी करेंगे। स्टडी मटेरियल हम क्या यूज़ करेंगे? ICAP बुक को यूज़ करेंगे। ICAP बुक को यूज़ करेंगे। आपको बताया करूँगा कब आपने कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पढ़ लेना एक दफ़ा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे बोर्ड पे चल रही होंगी। इधर हम क्लास में बुक खोल के भी काम कर रहे होंगे कि ये चीज़ें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, और मेनली हम क्वेश्चन पे नॉलेज अप्लाई करेंगे। आपका काम क्या होगा? अगर कोई क्वेश्चन क्लास में हम कवर कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, अगर पेपर इसी अटेम्प्ट में पास करना है तो। अदरवाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करके पास कर लेना। डिसीजन इज़ योर्स। सिंपली क्या करना है, जो क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे वो आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अटेम्प्ट करना है। एक दफ़ा मेरे साथ ड्यूरिंग क्लासेस और एक दफ़ा आखिरी मंथ में जस्ट पॉइंट फॉर्म में वो क्वेश्चन कवर करने हैं। पेपर देने जाएंगे, इजीली पास हो जाएगा, औखा पेपर नहीं है। CFAP लेवल का सबसे ईजीएस्ट पेपर है ये, सबसे ईजीएस्ट पेपर है। लेकिन इजी तब तक है जब तक आप रेगुलर बेसिस पे क्लास में आ रहे हो। सिलेबस आपका 100% कवर है, कोई रटे शटे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें समझने वाली नहीं। जस्ट एक हेडिंग है, इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमने थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन पे नॉलेज अप्लाई करना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। जो सबसे बड़ा मसला इस पेपर में स्टूडेंट्स का फेल होने का, पेपर में लिखना नहीं आता। मेन मसला क्या है? फेलियर की रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर फेलियर, सिलेबस में तो बाद में जाते हैं। रीजंस फॉर फेलियर, सबसे बड़ी रीजन लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। मीन प्रैक्टिस या तो है ही नहीं, मीन पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखे ही नहीं जिंदगी में कभी, या देखे हैं तो बस आंसर पढ़ लिया, चलो जी हो गया, जाके लिख लेंगे। पेपर में जाके पता है आंसर क्या है, लेकिन लिखना नहीं आ रहा। लिख रहे हैं तो एग्जामिनर के लेवल का नहीं लिख रहे। जो चीज़ें वो जिस तरह से एक्सप्रेस करना आपसे मांगता था वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इस पेपर के फेल होने का, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, जो हमने नहीं छोड़नी ये रीज़न। दूसरी रीज़न क्या है? लेस देन 100% सिलेबस। सिलेबस 100% कवर ना करना, जिसकी वजह से पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। और ये पेपर है जस्ट थ्योरी, टोटली थ्योरी, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आएंगी, लेकिन वो भी आधी कैलकुलेशन आधी थ्योरी। ठीक हो गया? तो 80% क्या है, बल्कि 85% क्या है? थ्योरी। और हमारी एक बदकिस्मती है कि हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए। हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल नहीं है कि हम जितना लिखें उतने नंबर मिल जाएं। हमारी अंग्रेज़ी का लेवल है कि हम जितना लिखेंगे हमें उसे आधे नंबर मिलेंगे। 100 का अटैम्प्ट करोगे तो 50 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 100% सिलेबस ही कवर नहीं किया तो क्या 100 का अटैम्प्ट हुआ? नहीं। क्या ख्याल है, कद्दू अटैम्प्ट करके आओगे 100 का, नंबर कितने मिलेंगे? 40, 35, 38।
क्यों 100 का अटैम्प्ट ही नहीं किया? फेलियर की रीज़न 100% सिलेबस कवर ना होना। दूसरी फेलियर की रीज़न तीसरी क्या है? इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी, रेगुलर बेसिस पे सब्जेक्ट को पढ़ना ना। 6 माह हैं तो चलो बस क्लास ही ले ली, एंड पे जाके पढ़ लेंगे। अभी बस सिर्फ ये देख लेते हैं क्या करवा रहा है, और चीज़ें पहले पढ़ी नहीं, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, एंड पे जाके कवर ही नहीं होगा। कवर हो जाएगा ऑनलाइन वाले स्पेशली, एंड पे जाके आखिरी मंथ में 40 लेक्चर पढ़े हैं, कवर हो जाएंगे 1.5 की स्पीड करके, 2 की स्पीड करके, लेकिन दिमाग के अंदर बैठेंगे नहीं। चीज़ों को दिमाग में बैठाने के लिए मेरी जो नॉर्मल स्पीड है इस पे लेक्चर सुनना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड भी तेज़ है। तो अगर इसको 1.5 कर दोगे तो फिर चीज़ें यूं 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 जा रही होंगी और दिमाग के अंदर बैठेगा कुछ नहीं। हाँ, लेक्चर कवर हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी लेक्चर कवर है, लेकिन दिमाग के अंदर नहीं बैठेगा, जाके नॉलेज अप्लाई ही नहीं होगा, पेपर फेल हो जाएगा। ये 3 मेन बड़ी रीज़न है। एक लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, लेस देन 100% सिलेबस कवरेज, इरेगुलरिटी क्लासेस में। वीकली बेसिस पे 3 क्लासेस आपको लेनी हैं, वीकली बेसिस पे 3 क्लासेस आपको लेनी हैं। कितने मंथ? 3.5 मंथ। अगर ये मैनेज होती हैं तो सब्जेक्ट अभी पढ़ के अभी देना। अगर कोई मसले हैं, कोई प्रायोरिटीज़ और हैं, 3 क्लासेस वीकली बेसिस पे नहीं ले सकते तो इस सब्जेक्ट को अभी ड्रॉप कर देना, तब अटैम्प्ट करना जब आप वीकली बेसिस पे 3 क्लासेस ले सको तो। अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे हर क्लास का काम साथ साथ कर सको, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, तो अभी ये क्लासेस लेके पेपर दे लो। अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं निकलता, तो फिर छोड़ देना है, फिर किसी अटैम्प्ट में देखना है। अगर ये टाइम मैनेज हो सके तो फिर करना है। तो कोशिश करनी है ये 3 रीज़न आपको अपने साथ अटैच नहीं होने देनी। ये 3 रीज़न अपने साथ अटैच नहीं होने देनी। क्यों? ये मेन रीज़न है पेपर के फेल होने की। जिस सिलेबस को देखा जाए तो एसपीएम का जो सिलेबस है उसको उसने कोई 5 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया। 5 एरियाज में डिवाइड कर दिया। 20 चैप्टर है हमारे पास, और ग्रिड में उसने कोई 5 एरियाज बना दिए। एक पहली ग्रिड है हमारे पास फार्मूलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, मीन बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमने देखना है, जिसके ऊपर हमारे पास पहले 9 चैप्टर है, चैप्टर 1 to 9, और इसकी वेटेज है 25 to 30 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स। एक दूसरी ग्रिड है हमारे पास आईटी से रिलेटेड एक ही चैप्टर है, चैप्टर 10, और उसकी वेटेज है 10 to 15 मार्क्स, मीन 10 से 15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तीसरी वेटेज है जहां पे हमारे पास कोई 3 डिफरेंट एरियाज हैं, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। 3 एरियाज है, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और HRM, और इसकी वेटेज है 25 to 30 मार्क्स, और इसके अंदर हमारे पास कोई 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 to चैप्टर 15, और यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक चौथी हमारे पास नई ग्रिड आई है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, जिसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 16 और एक चैप्टर 17, और इसकी वेटेज है 15 to 25 मार्क्स, मीन 20 नंबर यहाँ से अपीयर होंगे ही होंगे। एक क्वेश्चन भी 20 नंबर का हो सकता है, उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन प्लस थ्योरी होगी, कैलकुलेशन प्लस थ्योरी। और एक लास्ट ग्रिड है हमारे पास, 3 चैप्टर हैं, 18, 19, 20, एथिक्स एंड CSR की ग्रिड, जिसके 10 to 15 मार्क्स है हमारे पास। दिस मीन कोई 25 से 30 नंबर यहाँ से, 10 से 15 नंबर यहाँ से, मीन मिला के क्या हो गए, 40 हो गए। 25 से 30 नंबर यहाँ से, मीन 65 हो गए। 20 नंबर यहाँ से 85 हो गए। 15 नंबर यहाँ से, मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और बड़ी खूबसूरती से एग्जामिनर जो है इस पेपर में ग्रिड को फॉलो करते आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ। ग्रिड को उसने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों? अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, इस पेपर की पास्ट हिस्ट्री देखें,
तो पीछे ये जो पहली ग्रिड थी जो अब 25 टू 30 मार्क्स हो गई है, पहले ये ग्रिड होती थी 35 टू 40 मार्क्स की। और एग्जामिनर देखना बड़ी खूबसूरती के साथ प्रीवियस अटेम्प्ट्स में 35, 36, 35, 39, 38, 38 मार्क्स टेस्ट करता आ रहा था। तब इसके अंदर चैप्टर भी ज़्यादा होते थे, 11 चैप्टर होते थे, अब 9 चैप्टर हैं। तब इसमें 11 चैप्टर्स होते थे, इसलिए इसकी वेटेज ज़्यादा थी। आईटी प्रीवियस ग्रिड में 15 से 20 नंबर यहाँ से एलोकेट किए गए थे, अब 10 से 15 कर दिए गए। और जब 15 से 20 नंबर थे तो देखो 17, 18, 15, 18, 15, 15, 15 बड़ी खूबसूरती के साथ ग्रिड फॉलो हो रही है। पिछले सिलेबस में मार्केटिंग और एचआरएम 2 सेपरेट ग्रिड थी, दोनों की 15 से 20 नंबर तक की वेटेज सेपरेट थी। और एचआरएम को भी देखो तो आप उसने क्या किया, 15 से 20 नंबर फॉलो होते रहे। मार्केटिंग सप्लाई चेन भी 15 से 20 नंबर सेपरेटली फॉलो होते रहे। अब ये दोनों ग्रिड हो गई हैं कंबाइन, मार्केटिंग, एचआरएम और सप्लाई चेन कंबाइन हो गया है और उसकी वेटेज उसने क्या रखी है 25 टू 30 मार्क्स। दिस मीन फॉलो होगा इसी तरह से। क्या कह रहा है, 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक नई ग्रिड आई है जिसका कोई पास ट्रेंड नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ 20 नंबर उसने टेस्ट करना ही करना है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 20 नंबर उसने टेस्ट करने करने। आखिरी 3 चैप्टर एथिक्स को देखा जाए 10 से 15 नंबर, पहले इसकी 15 से 20 नंबर वेटेज थी और एग्जामिनर खूबसूरती के साथ 15, 16, 16, 15, 15, 18 टेस्ट करता रहा है। मेन ग्रिड बड़ी खूबसूरती के साथ इस पेपर में फॉलो होती हैं। तो एक एक ग्रिड को हमें सेपरेट प्योर बेसिस पे बड़ा अच्छा करके प्रिपेयर करना है ताकि उस ग्रिड के क्वेश्चन से हम अच्छे मार्क्स ले सकें। क्या ख्याल है? पहले 9 चैप्टर हैं, 25 टू 30 मार्क्स। पहले 9 चैप्टर 25 टू 30 मार्क्स, बाकी 11 चैप्टर 70 टू 75 मार्क्स। क्या कह रहा? लेकिन वो 9 चैप्टर छोड़े बिना आपका गुजारा नहीं है। क्यों? आपने आगे एक पेपर देना है MSA 2। वो जो MSA 2 आपने पेपर देना है उसमें ये ग्रिड आपके काम आएगी, पहले वाली ये ग्रिड आपके काम आएगी और ये ग्रिड आपके काम आएगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाली। मीन इस पेपर में मैं आपका आधे से ज़्यादा MSA 2 भी प्रिपेयर करवा दूंगा। क्यों? MSA 2 में क्या है, 3 पेपर हैं, एक ये, दूसरा BFD और तीसरा टैक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, कोई 10%। क्या कह रहा है? और ये पेपर में आधा आपका MSA 2 में प्रिपेयर करवा दूंगा, बाकी BFD और टैक्स पढ़ के बगैर क्लासेस के आप जाके वो पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल होगे। क्यों? मैं इस पेपर में आपको उतनी बड़ी ही केस स्टडीज करवाऊंगा जितनी MSA 2 में टेस्ट होती हैं। छोटी छोटी केस स्टडी भी करेंगे और बड़ी केस स्टडीज भी करेंगे ताकि MSA 2 भी आधा आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए और बाकी BFD और टैक्स पढ़ के पेपर दे देना, पास हो जाएगा वो। ठीक हो गया? तो ये पेपर आपने सिर्फ ये पेपर पास करने के लिए नहीं, दिमाग के अंदर रख के चलना है कि अभी हम MSA 2 भी आधा पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? सो अबाउट 50 क्लासेस है हमारी। टाइम हमारी क्लास का 1.5 आवर है। कभी भी हमारी क्लास 1.5 आवर की नहीं होगी। तो लेट छोड़ा करूंगा मैं? नहीं, जल्दी छोड़ दिया करूंगा। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम इतना को लेक्चर हमारा हुआ करेगा। ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम ही होगा। इससे ज़्यादा ना आप मुझे अफोर्ड कर पाओगे, ना मैं आप लोगों को झेल पाऊँगा। तो इसलिए 1 घंटा 10-15 मिनट बस हम पढ़ा करेंगे, क्वेश्चन देखा करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाया करोगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों ने खुद से नहीं करना, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लास में करवाऊँगा। बुक के अंदर कोई चीज़ पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट क्लास में दूंगा, यहाँ पे बुक खोलूँगा, आपने जाके सिर्फ वही पढ़ना है। क्वेश्चन क्लास में करवाऊँगा, आंसर सारा बताऊँगा, क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। आपने जाके एक दफ़ा आंसर रीड करके उसे हाथ से गुजारना है, मीन अटैम्प्ट करना है। इन सब कुछ मेरे साथ चलेगा। बड़ा ईजी वे में ये पेपर हम 50 लेक्चर्स में सम अप कर लेंगे। अब कोई मसले मसाइल किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है? ये कोई 20 चैप्टर की हमारे पास समरी है।
पहले 9 चैप्टर, फिर एक चैप्टर 10 आईटी का, अगले 5 चैप्टर हमारे पास मार्केटिंग और एचआर के, उसके बाद 2 चैप्टर हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, और 3 चैप्टर हमारे पास एथिक्स के, जहाँ से 10 से 15 नंबर का पेपर है। लेकिन अभी ये देखने का फ़ायदा नहीं है, क्यों? जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी देखेंगे, अभी तो देखने से कुछ नहीं होगा, क्यों? हमें पता ही नहीं चीज़ों का। सो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जिसकी कुछ चीज़ें हमने, स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डायमेंशंस, उसके लेवल्स, उसकी अप्रोचेस और उसके लेंसेज कवर किए हैं। बाकी चैप्टर 1 में क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, अभी क्या होगा कि पहले ये जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हम चैप्टर सारे मिक्स करके कवर कर रहे होंगे, क्यों? हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे, तो हम ये सारे चैप्टर मिक्स करके इनके अंदर से कुछ कुछ टॉपिक लिंक करते हुए कवर करते चले जाएंगे। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, बुक खोल के हर एक चैप्टर को बारी बारी पकड़ा करेंगे और देखा करेंगे क्या क्या चीज़ें कवर होगी और बाकी क्या रह गई हैं वो फिर कवर करेंगे। अभी इनिशियली हम क्या कर रहे होंगे, ये पहले 6 चैप्टर मिक्स इकट्ठे हमने ओपन किए होंगे और आने वाले 10-12 लेक्चर्स में हम ये पहले 6 चैप्टर्स के अंदर से डिफरेंट मॉडल लेके उनको आपस में लिंक करते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए अभी बुक शुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगा तब पढ़नी है। अभी आपके पास नोट्स क्या होंगे, पढ़ने के लिए मटेरियल क्या होगा, जो मैं बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आज बोर्ड पे हमने लिखा, क्या ख्याल है? तो यही वर्ड्स आपने नोट डाउन करने हैं, यही आपके नोट्स हैं। और मेनली हमारा ये पहले 12-15 लेक्चर में काम क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एक मॉडल हम डेली बेसिस पे क्लास में आकर डिस्कस किया करेंगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, और वो मॉडल बोर्ड पे डिस्कस हो गया, दिमाग में बैठ गया। अब उससे रिलेटेड क्या होगा, रटा टेस्ट नहीं होगा, क्या सिनेरियो पे अप्लाई करना है, तो सिनेरियो पे अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। ठीक हो गया? तो पहले 10-15 लेक्चर परेशान नहीं होना, हम 5-6 चैप्टर इकट्ठे खोल के उनके अंदर से चीज़ें मिक्सचर कवर कर रहे होंगे, क्यों? वो एक लॉजिक वाइज हमने चीज़ों को लेके चलना है, कॉन्सेप्ट हमने अपना बनाना है। बाद में फिर बुक खोल के देख लेंगे क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे है, तसल्ली हम हर चैप्टर की यहाँ पे खोल के करेंगे कि क्या क्या हो गया उसके अंदर और क्या क्या रहता है। ठीक हो गया? कोई मसले मसाइल हों तो मैनेज कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।